हम लोग इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण। तो पहले भुगतान शेष में असंतुलन क्या है। मैंने कल बताया था आपको कि भुगतान शेष 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित भुगतान शेष, घाटे का भुगतान शेष और बचत का भुगतान शेष। डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट या सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जब हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं होते हैं, बाकी दुनिया से जो भी हम आर्थिक लेन देन करते हैं उसमें निर्यात और आयात जब दोनों बराबर नहीं होते हैं, बराबर होते हैं तब तो भुगतान शेष बैलेंस हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं होते हैं, या तो निर्यात अधिक होता है कभी आयात से, कभी आयात अधिक होता है निर्यात से, उसी को कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, भुगतान से इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष में असंतुलन। तो असंतुलित भुगतान शेष उसी को कहा जाता है, या तो डिफिसिट होगा या सरप्लस होगा, या तो निर्यात आयात से अधिक होगा या आयात निर्यात से अधिक होगा। तो क्यों होता है ऐसा, इसके क्या कॉजेज हैं। 4 तरह के कारण हैं इसके। पहला इकोनॉमिक कॉज है, पॉलिटिकल कॉज है, सोशल कॉज है, नेचुरल कॉज है, सबको हम देखेंगे। पहले हम इकोनॉमिक कॉज को देखेंगे। आर्थिक कारण क्या है इस डिसइक्विलिब्रियम का, असंतुलन का। 5 पॉइंट है आपके पास आर्थिक कारण में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारा देश भारत है विकासशील देश, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हेवी एक्सपेंडिचर होता है, अत्यधिक खर्च होता है, और उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अब इस मशीनों का, इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीज़ों का हमें रॉ मटेरियल का आयात करना होता है, इंपोर्ट करना है। तो इसका नतीजा होता है कि एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट बढ़ जाता है, निर्यात की तुलना में आयात अत्यधिक हो जाता है, और निर्यात की तुलना में आयात अत्यधिक हो जाता है, और घाटे का भुगतान शेष उत्पन्न होता है, यानी भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होता है। अब आते हैं दूसरा कॉज है बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। बिजनेस साइकिल यानी बूम या डिप्रेशन। व्यापार चक्र में, आर्थिक गतिविधियों में कभी मंदी की अवस्था आती है, कभी तेजी की अवस्था आती है। तो जब तेजी की अवस्था आती है, अर्थव्यवस्था में तेजी होता है, अर्थव्यवस्था बूम पर होती है, तो ऐसी स्थिति में निर्यात हमारा बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और इंपोर्ट घटता है। ऐसी स्थिति में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। लेकिन जब मंदी की अवस्था होती है, डिप्रेशन में इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी का दौर चलता है, तो ऐसी स्थिति में आयात बढ़ जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है, और निर्यात कम होता है। यानी डिफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट होता है, कमी होती है। तो एक कारण बिजनेस साइकिल है। तीसरा कारण है मुद्रास्फीति की ऊंची दर, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ना।
जब महंगाई बढ़ने लगता है तो हमारे देश के अंदर वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है और वही सामान विदेशों में सस्ता मिलने लगते हैं। यानी विदेशी सामान सस्ते हो जाते हैं और घरेलू मुद्रा में हमारे सामान महंगे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी सामानों की मांग बढ़ती है, यानी इंपोर्ट बढ़ता है, आयात बढ़ता है और मुद्रास्फीति में घाटा और भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होता है, यानी घाटे का भुगतान शेष डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होता है। तो मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के ऊंची दर के कारण इंपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि घरेलू मूल्य अत्यधिक हो जाता है और विदेशी सामान सस्ते हो जाते हैं, तब विदेशों से खरीदारी बढ़ जाती है, इसलिए आयात बढ़ता है और ये आयात भुगतान शेष में घाटे का कारण बनता है। चौथा इकोनॉमिक कॉज है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट को कम करने के लिए दुनिया के देश जिन चीज़ों का वे इंपोर्ट करते हैं उसे उसकी खोज तलाश अपने यहाँ ही शुरू कर देते हैं, अपने देशों में ही शुरू कर देते हैं कि क्यों ना इसका उत्पादन अपने देशों में ही किया जाए। और जैसे जैसे वो सफल होते जाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट, घरेलू सब्स्टिट्यूट खोजते जाते हैं, अपने देशों में तलाशते जाते हैं, आयात घटते जाता है, इंपोर्ट कम होते जाता है और हम भुगतान शेष के डिफिसिट को कम करते जाते हैं, यानी डिफिसिट पर काबू पाते जाते हैं। पांचवा आर्थिक कारण है चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, लागत संरचना में परिवर्तन। यह पॉइंट यह बताता है कि यदि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ चुकी है, हमारे प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हमारा कॉस्टिंग, सामान को बनाने का, प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्टिंग अत्यधिक आएगा, एक्सेस कॉस्ट आएगा और हमारी सामानें महंगी हो जाएंगी। हमारी सामान विदेशी सामानों की तुलना में महंगी बिकेंगी, अत्यधिक मूल्य पर बिकेंगी और उसके तुलना में, हमारे मूल्य के तुलना में विदेशों से सामान मंगाना सस्ता लगने लगेगा। ऐसी स्थिति में इंपोर्ट बढ़ेगा और घाटे का भुगतान शेष उत्पन्न होगा। यदि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी लगाएं, यानी अपने अंडरटेकिंग का, अपने इंटरप्राइज का मॉडर्नाइजेशन कर दें, आधुनिकीकरण कर दें, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत हमारे सामान का मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, कम से कम उत्पादन लागत आए, तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस भी विदेशी सामानों की तुलना में कम होगा, यानी हमारे देश में विदेशों की तुलना में सामान सस्ते बिकेंगे। अब इसका नतीजा यह होगा कि विदेशी लोग हमारे यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा, यानी भुगतान शेष में आधिक्य उत्पन्न होगा। तो ये 5 इकोनॉमिक कॉज हैं भुगतान शेष में असंतुलन के। अब राजनीतिक कारण भी हैं भुगतान शेष में असंतुलन के। कौन कौन से कारण हैं? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। जब हमारे देश में अल्पमत की सरकारें होती हैं, जोड़ तोड़ की सरकारें होती हैं, जो 5 साल चलेंगी यानी इसकी कोई गारंटी नहीं होता है, बीच में कभी भी गिर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI डिस्करेज होता है। विदेशी निवेशक हमारे देश में आने से डरते हैं
कि पता नहीं कब सरकार गिर जाए, सरकार चली जाए, नई सरकार जो आए उसका इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा हो। और इससे इसका नतीजा ये होता है कि हमारे करेंट अकाउंट, भुगतान शेष के कंपोनेंट्स अंग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमी आती है। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा कम आता है और यह भी एक भुगतान शेष में असंतुलन, भुगतान शेष में डिफिसिट, घाटे का कारण बनता है, भुगतान घाटे का। अब आते हैं कि हमारे देश में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बहुमत की सरकार है, जिसके 5 साल चलने की पूरी गारंटी है। तो ऐसे स्थिति में एफडीआई आता है, विदेशों से निवेश बढ़ता है, क्योंकि विदेशी लोगों को ये विश्वास रहता है कि सरकार लंबी चलेगी और इसने जो आर्थिक नीतियां बनाई हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा जल्दी। इस कारण से वो हमारे यहाँ निवेश करते हैं और इस तरह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज में वृद्धि होता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, यानी एक तरह से एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और हमारा भुगतान शेष बचत का भुगतान शेष बताता है, बचत के भुगतान शेष में तब्दील होता है। तो राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता, ये दोनों भुगतान शेष को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हमारी सरकारें अस्थिर हैं, इनस्टेबल हैं, तो डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा, और राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हमारी सरकारें स्टेबल हैं तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा। दूसरा पॉलिटिकल कॉज है, राजनीतिक कारण है, मोर डिफेंस एक्सपेंडिचर, अधिक सुरक्षा व्यय। जब हमारे देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे होते हैं या हमें अपने पड़ोसी देशों से खतरा अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा देश सुरक्षा उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान देता है, सुरक्षा बजट बढ़ जाता है और हम डिफेंस गुड्स, डिफेंस आइटम्स की खरीदारी विदेशों से अत्यधिक करते हैं, जिससे हमारा आयात बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट की तुलना में आयात अत्यधिक होता है और आयात अत्यधिक होने का नतीजा होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में तब्दील होता है, यानी भुगतान शेष घाटा उत्पन्न करता है। तीसरा पॉलिटिकल कॉज है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। जब हमारे पड़ोसी देशों से या दूसरे देशों से संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, युद्धमय हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्ट होता है। हम उनके यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, उनको सामान देना बंद कर देते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। अगर हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं, उन सामान खरीदना बंद कर तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ेगा तो घाटे का भुगतान शेष उत्पन्न होगा, डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा। यानी इंटरनेशनल रिलेशन भी भुगतान शेष में असंतुलन के कारण है। पॉपुलर पॉलिसीज, सरकार की लोकप्रिय नीतियां। चुनाव जीतने के लिए सरकार अक्सर और विशेष रूप से वर्तमान सरकार लोक लुभावन नीतियां बनाती हैं। लोक लुभावन, पब्लिक को लुभाने वाली नीतियां बनाती हैं। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया जाता है या बहुत कम कर देती हैं सरकारें चुनाव जीतने के लिए। इससे इंपोर्ट बढ़ता है, आयात बढ़ता है और हमारा भुगतान शेष घाटा उत्पन्न करता है। तो ये पॉलिटिकल कारण हैं जिनके कारण से भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। सोशल कॉज पर आते हैं। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं? 2 सामाजिक कारण हैं।
विभिन्न देशों में पूर्वाग्रह, हमारे जो दुनिया के दूसरे देशों से संबंध होते हैं वो एक तो तनावपूर्ण भी होते हैं, दूसरा दोस्ताना माहौल भी होता है, मित्रतापूर्ण संबंध भी होते हैं। तो मित्रतापूर्ण संबंध में मित्रता निभाने में हम इतना झुक जाते हैं कभी कभी दूसरे देशों के प्रति, मित्रता में इतना दबाव में आ जाते हैं कि हम महंगे मूल्य पर आयात करने लगते हैं और सस्ते मूल्य पर अपने माल का निर्यात करने लगते हैं। यानी जो सामान हमारे यहाँ कम दामों में उपलब्ध है उसे भी हम विदेशों से खरीदना, महंगे दामों पर खरीदना शुरू करते हैं। ये एक तरह का प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह बन चुका है। दोस्ताना संबंध इतना मजबूत हो जाता है कि दबाव में आकर हम ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी, सस्ते दाम मौजूद होने के बावजूद भी उससे महंगे दाम पर विदेशों से खरीदना शुरू करते हैं। साथ ही कभी कभी ये भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत कम दाम पर हम अपना सामान विदेशों को बेचना, दबाव में आकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विदेशों को बेचना शुरू करते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है और भुगतान शेष घाटा उत्पन्न करता है। दूसरा सामाजिक कारण है डिफरेंसेज इन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, रुचियों प्राथमिकताओं में अंतर। आज के समय में दुनिया के हर देश के लोगों की रुचियां, फैशन, प्राथमिकता अलग अलग हैं। अलग अलग पसंद है लोगों की, अलग अलग चीज़ों को लोग प्राथमिकता देते हैं, उनकी रुचियां अलग अलग हैं। तो अगर ये रुचियां हमारे देश के फेवर में अनुकूल हैं, यानी हमारे देश की रुचियां, हमारे देश के फैशन, प्राथमिकता दुनिया के देश ज़्यादा पसंद किया जाए दुनिया के देशों में, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी हमारा भुगतान शेष सरप्लस दर्शाएगा। और अगर ये हमारे देश के लिए अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, यानी फैशन, रुचियां, प्राथमिकताएं हमारे देश के लोगों के अनुसार नहीं है, दूसरे देशों के लोगों की पसंद हमारे देश में अधिक है, तो यहाँ इंपोर्ट बढ़ेगा, दूसरे देशों से माल की खरीदारी बढ़ेगी और ये घाटे का भुगतान शेष उत्पन्न करेगा। तो ये दो सोशल कॉज हो गए। चौथा कारण है प्राकृतिक कारण, बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक कारणों से भी कभी कभी भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होता है। कभी कभी हमारे उत्पादन कम हो जाते हैं, विशेष रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम हो जाते हैं, कम उत्पादन होते हैं, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, यानी हमारा इंपोर्ट बढ़ता है और यह भुगतान शेष में घाटे का कारण बनता है। तो ये सारे कारण हैं भुगतान शेष में असंतुलन के। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स टू इम्प्रूव अनफेवरेबल, इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाए, इस असंतुलन को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। 5 उपाय आपके सामने हैं। डिस्करेज इंपोर्ट, आयातों को हतोत्साहित करना, यानी आयातों को कम करना। भुगतान शेष में खास करके जब घाटे का भुगतान शेष हो, डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, तो घाटे को कम करने या पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम विदेशों से खरीदारी कम से कम करें, यानी आयात को डिस्करेज करें। इसके लिए हम कई स्टेप उठा सकते हैं, जैसे सरकार आयात कर लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, या
जिन चीज़ों पर पहले से इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है उस इंपोर्ट ड्यूटी को आयात कर के दर को बढ़ा दे, आयात कर के दर को बढ़ा दे। आयातों को हतोत्साहित करना, डिस्करेज इंपोर्ट्स। आयातों को कम करने से भुगतान शेष का घाटा कम होगा या दूर होगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी लेवी करना चाहिए, या अगर पहले से आयात कर लगा हुआ है तो उस आयात कर की दर को बढ़ा देना चाहिए सरकारों को, ताकि आयात महंगी हो जाए और कम से कम आयात हो। ये भी करना चाहिए सरकारों को कि कोटा फिक्स कर दे, जिन वस्तुओं का आयात हो रहा है विदेशों से उनका कोटा निर्धारित कर दे, और अगर पहले से कोटा तय है तो उस कोटा को, पहले से यदि कोटा तय है तो उस कोटे को और कम कर दे। इससे भी आयात कम होगा। साथ ही आयात प्रतिस्थापनों पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, कि जिन चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं उसको अपने ही देश में क्यों नहीं तैयार किया जाए। इन सारे उपायों से आयात हतोत्साहित होगा, आयात में कमी आएगी और हम भुगतान शेष के घाटे को दूर करने में सक्षम होंगे। इंकरेज एक्सपोर्ट्स, निर्यातों को प्रोत्साहित करना। भुगतान शेष के घाटे को दूर करने के लिए निर्यातों को बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या क्या उपाय कर सकती है? इसके लिए सरकार निर्यात करने वाले व्यापारियों पर लगने वाले टैक्स को घटा दे, निर्यात के बारे लगने वाले टैक्स को घटा दे। निर्यात करने वाली संस्थाओं को सरकार विभिन्न तरह की सहायता प्रदान करे, जैसे उन्हें सब्सिडी दे, उनके टैक्स रेट को कम कर दे या हटा दे, उन्हें सब्सिडाइज मूल्य पर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, जगह उपलब्ध कराए। यानी उन्हें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात करने वाले उद्योगों को, निर्यात सामान बनाने वाली कंपनियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करे ताकि निर्यात बढ़े। तीसरा उपाय डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। इसका मतलब हुआ कि सरकार को रिजर्व बैंक के माध्यम से, या सीधे तौर पर कहें तो देश के केंद्रीय बैंक को, रिजर्व बैंक को ऐसा उपाय करना चाहिए। क्रेडिट कंट्रोल के विभिन्न उपाय जो पहले आप पढ़ चुके हैं, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं इत्यादि बहुत सारे उपाय हैं। इन उपायों के द्वारा बैंक को कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट करना चाहिए, साख का संकुचन करना चाहिए। यानी ऐसा उपाय करना चाहिए कि सर्कुलेशन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, रुपया पैसा की मात्रा चलन में कम से कम हो जाए, लोगों के पास रुपया पैसा कम से कम आए। जब लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, परचेजिंग पावर घटेगा, तो वे डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो वस्तुओं का मूल्य कम होगा। यानी हमारी वस्तुएं, हमारे देश के अंदर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, विदेशी मूल्य की तुलना में हमारे देश के अंदर का मूल्य कम होगा। इससे इसका दो असर होगा। एक तो हमारे देश के नागरिकों के पास क्रय शक्ति कम होने के कारण वे खरीदारी कम करेंगे, वे तो अपने ही देश में खरीदारी करने के लायक नहीं रहे, तो विदेशों से महंगा सामान कैसे खरीदेंगे, यानी आयात नहीं होगा। दूसरा, विदेशियों के दृष्टिकोण से हम देखें, दूसरे देश के नागरिकों के नज़रिए से देखें तो उनके लिए भारत में खरीदारी करना सस्ता पड़ेगा और वे हमारे देश से खरीदारी अधिक से अधिक करेंगे, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इस उपाय से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा और हम भुगतान शेष के डिफिसिट को, कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। चौथा उपाय है डीवैल्यूएशन।
इसको हमें समझना होगा कि डिवैल्यूएशन है क्या, अवमूल्यन। किसी भी देश के मुद्रा के मूल्य में कमी, एक तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में, इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस द्वारा भी कमी होता है, लेकिन कभी कभी सरकारें जानबूझकर अपने देश के मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन कर देती हैं। इसलिए करती हैं कि आयातें महंगी हो जाए और हमारे देश के व्यापारी आयात कम से कम करें। जैसे 1991 में हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अब डिवैल्यूएशन सरकारें जानबूझकर करती हैं, ये मार्केट फोर्सेज द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज द्वारा नहीं होता है, मुद्रा का मूल्य घटा देती हैं सरकारें। अब जैसे मान लीजिए कि पहले $1 बराबर 70 रुपया होता था। अब सरकारें अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करके $1 बराबर है 80 रुपया कर दिया भारत सरकार ने। अब इसका नतीजा ये हुआ कि पहले हमें विदेश से सामान खरीदने में 70 रुपया, अमेरिका से सामान खरीदने में 70 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब हमें 80 रुपया देना पड़ेगा, यानी अब ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सीधे दिख रहा है कि पहले से हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी हमारे लिए आयात महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो फिर हम इंपोर्ट करना बंद करेंगे और अपने ही देश के वस्तुओं की खपत बढ़ाएंगे, अपने ही देश में उत्पादन शुरू करेंगे, और इस तरह से अवमूल्यन के द्वारा हम इंपोर्ट को डाउन करते हैं, इंपोर्ट में कमी लाते हैं और भुगतान शेष के घाटे को दूर करते हैं। पांचवा उपाय है विदेशी निवेश को बढ़ावा। विदेशी कंपनियों को भारत सरकार सभी सुविधाएं दे या विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। अधिक से अधिक विदेशी निवेश हमारे देश में अगर आएगा तो इससे हमारे फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होगी और यानी एक तरह से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्रिएट करेगा। तो इस तरह से और हम सरप्लस क्रिएट करेगा और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को दूर करने में सक्षम होंगे। तो ये पांचों उपाय हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन, घाटे के भुगतान संतुलन को सुधारने के। अब हम लोग अगला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे।